हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी सेंट्स शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख फरीदुद्दीन मसूद के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेख फरीदुद्दीन मसूद यानी बाबा फरीद के डिसाइपल शेख निज़ामुद्दीन औलिया की। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का टाइम पीरियड है 1236 एडी से लेकर 1325 एडी तक का, और निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है बिलवेड ऑफ गॉड। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर ग्यासपुर में बनवाया था, जो कि आज की डेट में दिल्ली में है। अपने गुरु बाबा फरीद की ही तरह ये भी एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट थे, और इन्होंने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ कोई खास अच्छे संबंध नहीं रखे थे। इसके अलावा इनके बारे में एक खास बात ये भी है कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और इन्होंने योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस को भी अडॉप्ट किया था। इन तीनों ही पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके सुल्तानों के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप के बारे में। एक्चुअली बात यह है कि इनके टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली सल्तनत में एक के बाद एक 7 सुल्तान चेंज हुए, जिसमें से 4 सुल्तान प्रमुख हैं: बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और ग्यासुद्दीन तुगलक। लेकिन इन्होंने किसी के सामने भी ना तो अपना सर झुकाया और ना ही उनके रॉयल कोर्ट्स को विजिट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी भी वक्त इन्हें लगता था कि सुल्तान कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी ये आवाज़ उठाते थे। इनफैक्ट आम लोगों को भी ये पुश करते थे कि इस तरह के मामलों में आम लोगों को भी सुल्तान के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि कभी भी इन्होंने किसी भी सुल्तान के रॉयल कोर्ट को विज़िट तो किया ही नहीं, साथ ही साथ अगर कोई सुल्तान खुद आकर इनसे मिलना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट जलालुद्दीन खिलजी ने तो इनसे मिलने की कई सारी कोशिशें की, इसके बावजूद जलालुद्दीन खिलजी निज़ामुद्दीन औलिया से कभी नहीं मिल पाए। और अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि निज़ामुद्दीन औलिया उनकी मासेस को अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी खुद निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद हो गए और उनके एडमायरर बन गए। और अगर बात की जाए ग्यासुद्दीन तुगलक की, तो ऐसा कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। रीज़न ये बताया जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बने तो उन्हें पता चला कि उनसे पहले जो सुल्तान थे यानी खुसरो खान, उन्होंने अपना पूरा खजाना लुटा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि खुसरो खान ने सरकारी ख़जाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा निज़ामुद्दीन औलिया के पास भिजवाया था, और निज़ामुद्दीन औलिया किसी भी तरह की डोनेशन या पैट्रोनेज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसीलिए जो भी वस्तु उनको डोनेट की जाती थी वो एज इट इज़ लोगों में बंटवा देते थे। और इधर ग्यासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया को लगातार धमका रहा था और थ्रेटन कर रहा था कि अगर उन्हें जो भी सरकारी ख़जाने से पैसे दिए गए थे वो उन्होंने नहीं लौटाए तो वो उन्हें पनिश करेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। हुआ क्या कि ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल को कैप्चर करने के लिए चले गए, और टेम्पररी पर्पस के लिए दिल्ली की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को दे दी थी। ग्यासुद्दीन तुगलक 1325 में बंगाल के ईस्टर्न पार्ट को कैप्चर करने में कामयाब रहे, और इसे ग्यासुद्दीन तुगलक का एक बहुत ही मेजर मिलिट्री अचीवमेंट माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि ग्यासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौटेंगे तो दिल्ली आने के बाद वो निज़ामुद्दीन औलिया को पनिश करेंगे। जब इस बात की खबर निज़ामुद्दीन औलिया को मिली तो उन्होंने कहा, हनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। बेसिकली निज़ामुद्दीन औलिया इस बात को कहना चाहते थे कि पनिश तो तुम बाद में करोगे, पहले बेटा तुम दिल्ली पहुंचो तो सही। एक्चुअली हुआ क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर में अपने पिता की जीत की सेलिब्रेशन की पार्टी रखी थी। उन्होंने अफगानपुर में अपने पिता के वेलकम के लिए एक बहुत ही ग्रैंड वुडन पवेलियन बनवाया हुआ था। लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक अपनी पूरी आर्मी के साथ और जंग में जीते हुए उन एलिफेंट्स के साथ जो उन्हें वॉर ट्रॉफीज़ के रूप में लेकर आ रहे थे, जैसे ही इस वेन्यू में पहुंचे पूरा का पूरा वुडन स्ट्रक्चर ढह गया, और इस स्ट्रक्चर के मलबे में दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक और उनके छोटे बेटे मारे गए। वैसे इस इवेंट से कुछ ही समय पहले ज़्यादा एज की वजह से निज़ामुद्दीन औलिया की भी डेथ हो चुकी थी। ऐसे में इस तरह की रूमर भी उड़ रही थी कि निज़ामुद्दीन औलिया ने जन्नत से ग्यासुद्दीन तुगलक को बद्दुआ दी होगी। इसी कारण से ग्यासुद्दीन तुगलक की इन परिस्थितियों में डेथ हुई। तो ये तो बात हुई निज़ामुद्दीन औलिया की डिफरेंट सुल्तान्स के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स की। चलिए बात करते हैं अब इनके करेक्टर की एक दूसरी डायमेंशन की। निज़ामुद्दीन औलिया एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट भी थे। सुल्तान चाहे इन्हें पसंद करें या ना करें, लोगों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और इसका कारण ये है कि ये हर गरीब और हर ज़रूरतमंद की मदद करते थे। इसके अलावा इनके बारे में एक खास बात ये भी है कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस पैरामीटर के ऊपर अगर हम लोग इन्हें चिश्ती सिलसिले के बाकी सूफी सेंट से कंपेयर करें तो ये काफ़ी अलग है,
क्योंकि चिश्ती सिलसिले के बाकी सभी सूफी सेंट्स ने शादियाँ की हुई थी और कुछ कुछ सूफी सेंट्स ने तो मल्टीपल शादियाँ की हुई थी। इसके अलावा निज़ामुद्दीन औलिया ने योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह को भी अडॉप्ट किया हुआ था और ये इन योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इतनी शिद्दत से करते थे कि योगीज खुद इन्हें सिद्ध योगी कहा करते थे। सिद्ध या सिद्ध योगी का मतलब होता है परफेक्ट योगी। निज़ामुद्दीन औलिया के व्यक्तित्व की इन डायमेंशंस को समझने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि निज़ामुद्दीन औलिया के 3 फेमस डिसाइपल्स थे। पहले थे शेख नसीरुद्दीन चिराग, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दूसरे थे अमीर खुसरो, जिन्हें फादर ऑफ कव्वाली और पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यही वो शख्स हैं जिन्होंने भारत में गज़ल स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इनके एक और फेमस डिसाइपल थे जिनका नाम था बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब का टाइम पीरियड है 1240 एडी से लेकर 1340 एडी तक, और ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सूफी सेंट हैं जिन्होंने पहली बार चिश्ती ऑर्डर को डेक्कन रीजन में इस्टेब्लिश किया था। तो इनका नाम भी हमें याद रखना ज़रूरी है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।